गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका पहला टॉपिक हम ले रहे थे निरपेक्ष अपवर्तनांक। फर्स्ट टॉपिक निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ये सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा पता हो। यदि प्रकाश किरण कहां से, वायु या निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण है जो कहां से चले, वायु से चले और किसमें, किसी माध्यम में प्रवेश करे, वायु से चले और किसी माध्यम में प्रवेश करे तो इसे उस माध्यम का क्या कहते हैं, अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब ये हो गया कि इसके लिए प्रथम माध्यम जो है वो वायु होनी चाहिए। मतलब इसका पहला जो माध्यम होगा वो वायु या निर्वात होगा। क्या होगा, वायु या निर्वात। ये फिक्स है, पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहली कंडीशन फिक्स है, वायु या निर्वात होना चाहिए प्रथम माध्यम। दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो परिभाषा हो गई इसकी, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण निर्वात से, यदि प्रकाश किरण निर्वात या वायु भी लिख सकते हैं, निर्वात भी हो सकता है, निर्वात कॉन्स्टेंट कर दो तुम, निर्वात वायु कर दो, वायु से चलकर यदि प्रकाश किरण निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है, से चलकर किसी माध्यम में, किसी माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। यदि प्रकाश किरण निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे उस माध्यम का करती है तो इसे उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब फिक्स हो गया कि पहला जो माध्यम है वो निर्वात या वायु होगी, मतलब वायु का होना जरूरी है। तो क्या हो गया, यदि प्रकाश किरण निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब पहला माध्यम क्या होना जरूरी हो गया, इसमें प्रथम माध्यम क्या हो गया कि वायु या निर्वात होना अनिवार्य है। अगर पहला माध्यम निर्वात या वायु नहीं होगा तो फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक हम नहीं निकाल पाएंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक वो हम अपवर्तनांक भी कहते हैं, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसको हम अपवर्तनांक मानते हुए भी सोल्व करते हैं। तो देखें, तो सबसे पहले हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा हो जाएगी अपने पास, ये तो फॉर्मूला लिख लेंगे हम, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर, हाँ किसमें,
निर्वात या वायु जो होगा, तो यहां आ गया हमारे पास वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या हो गया हमारे पास, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक को हम लिखते हैं एन से, अपवर्तनांक मान सकते हैं इसको एन से, और वायु में प्रकाश की चाल को हम लिखते हैं सी से, और माध्यम में प्रकाश की चाल मान ली हमने वी। तो एन बराबर क्या हो गया, सी अपॉन वी। सी जो है वो वायु में प्रकाश की चाल है और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, वी है, और अपवर्तनांक क्या है हमारे पास एन। तो एन बराबर सी अपॉन वी। इससे ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। तो इसमें नोट लगाकर हम एक स्थिति लिख सकते हैं जिससे हमें स्पष्ट रहे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में माध्यम एक क्या होगा। नोट में हम लिख सकते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में माध्यम एक वायु या निर्वात होना चाहिए या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक में निरपेक्ष अपवर्तनांक में प्रथम माध्यम, यह माध्यम फर्स्ट, माध्यम एक में माध्यम एक वायु या निर्वात होता है। यह फिक्स है हमारे पास कंडीशन कि पहला जो माध्यम होगा वो या तो वायु होगी या निर्वात होगा। किसमें, निरपेक्ष अपवर्तनांक में। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में माध्यम एक वायु या निर्वात होता है, ये फिक्स हो गया। तो कंडीशन क्या हो गई, हमें पता है कि अपवर्तनांक क्या होता था, दो माध्यमों की चालों का अनुपात, दो माध्यम जो थी उसकी चालों का अनुपात। तो यहां पर देखिए हम क्या हो गया, यहां पर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। हम बोल रहे हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो पहला माध्यम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वायु या निर्वात होगा। तो ये आ गया मेरे पास वायु में प्रकाश की चाल, और बटा दूसरा जो माध्यम है उसमें जो भी माध्यम दिया जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक में माध्यम फर्स्ट वायु या निर्वात होता है। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा हो गई। दूसरा जो था हमारे पास वो था सापेक्ष अपवर्तनांक, किसी के सापेक्ष निकालना। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा, जो दूसरा पार्ट था इसका वो था सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिहाज से, सब इंपॉर्टेंट, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना, सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है इसका अपवर्तनांक वाला, क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो में आने चाहिए यहाँ पर भी, और कंपटीशन लेवल में भी, कंपटीशन लेवल में भी इस पे से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इस वजह से मैं ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में क्लियर कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर जब प्रकाश, अब यहाँ क्या जाएगा सापेक्ष में, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाता है। अब माध्यम यहाँ पर पहला माध्यम क्या था, वायु था, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि माध्यम वायु, और वायु होगा भी नहीं, वायु को छोड़कर कोई अन्य माध्यम होगा। तो क्या हो गया, जब प्रकाश किरण या जब प्रकाश एक माध्यम से किसी माध्यम में जाता है तो इस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में
किसी अन्य माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाता है तो इस स्थिति में, अन्य माध्यम में जाता है तो इस स्थिति में जब प्रकाश एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाता है तो इस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक, तो इस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक, प्राप्त अपवर्तनांक क्या कहलाता है? प्राप्त अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाता है तो इस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ पर पहला माध्यम वायु अनिर्वात था, जबकि यहाँ पर पहला माध्यम वायु अनिर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम होगा, दोनों में अंतर यही है। प्राप्त अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखो, यदि हमारे पास, इसमें देखते हैं हम, यदि हमारे पास तीन प्रकार के माध्यम, यदि हमारे पास तीन प्रकार के माध्यम, यदि हमारे पास तीन प्रकार के माध्यम वायु, जल एवं कांच, वायु, जल एवं कांच, यदि हमारे पास तीन प्रकार के माध्यम वायु, जल एवं कांच हो तो, कांच हो तो किसका? कांच का जल के सापेक्ष, तो किसका? कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक हो तो कांच का हो तो कांच का जल के सापेक्ष, हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? देखिए हम यहाँ पर, हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, देखते हैं क्या होगा। देखें अपवर्तनांक, तो बात कर रहे हैं हम कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसका? कांच का जल के सापेक्ष, तो कांच का जल के सापेक्ष जिसका निकाला जाता है वो पहले आता है और जिसके सापेक्ष निकाला जाता है वो बाद में आता है। तो ये आ गया हमारे पास NGW, कांच का पहले जिसका निकालेंगे वो पहले होगा, जिसके सापेक्ष निकाला जाता है वो बाद में। तो यहाँ लिखा हुआ है कांच का जल के सापेक्ष, तो ये कांच ग्लास का वाटर के सापेक्ष, तो NGW बराबर NG अपॉन NW, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का जल के सापेक्ष हमने पढ़ा था, जैसे कल बताया था मैंने, N21 बराबर N2 अपॉन N1, मतलब क्या हुआ था हमारे पास? माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो पहले माध्यम, जिस माध्यम का निकालते हैं उसका अपवर्तनांक पहले आता है और जिसके सापेक्ष निकाला जाता है वो माध्यम बटा में नीचे आता है। तो ये स्थिति हो गई कि कांच का जल के सापेक्ष, G का W, मतलब ग्लास का वाटर के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कांच का जल के सापेक्ष, तो ये कांच ग्लास का जल के सापेक्ष, तो कांच का निकाल रहे तो कांच का अपवर्तनांक पहले आएगा, बटा में किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? जल का, तो W नीचे आएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया, NGW बराबर NG अपॉन NW, मतलब कांच का जल के सापेक्ष, तो पहले कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। अब बात करें हम यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक
और जल का अपवर्तनांक अलग अलग निकालते हैं और भाग देने पर देखते हैं कि क्या उसका वेग किस प्रकार से डिपेंड करेगा, अपवर्तनांक उनके वेग क्या होंगे। तो सबसे पहले हम कांच का अपवर्तनांक निकाल के देखते हैं। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा लेते हैं जो हमारे काम आएगी। अब यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं हम, चूंकि आप सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं केवल निकाल रहे हैं हम कांच का अपवर्तनांक, चूंकि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, अच्छी तरह समझे इसको, कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या आएगा, अपवर्तनांक में क्या होता है, वायु में क्या होता है, वायु में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल बटे कांच है तो कांच में प्रकाश की चाल। तो ये आ गया हमारे पास वायु में प्रकाश की चाल, निरपेक्ष अपवर्तनांक को जैसे सोल्व करते हैं, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या है, यहां पर कांच का निकाल रहे तो कांच में प्रकाश की चाल। तो ये हो गया हमारे पास, अपवर्तनांक को लिख देंगे हम, कांच का निकाल रहे हैं तो Ng, ये Ng निकाल रहे हैं हम। तो वायु में प्रकाश की चाल जो होगी क्या रहेगी, वो C मान रखिए, और कांच में आ जाएगा तो कांच की निकाल रहे हैं अपन, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, V4, और किसकी, ग्लास की, Vg। ये तो निकाले मैंने किसका, कांच का अपवर्तनांक। अब हम किसका निकालेंगे, यहाँ पर किसका था, पानी का अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक में निकालना है तो वो भी लिख लें, चूंकि पानी का अपवर्तनांक, चूंकि पानी का अपवर्तनांक क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर यहाँ जाएगा वायु में, वही ऊपर तो वही रहेगी वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा किसका निकाल रहे हो तुम, पानी का, तो क्या जाएगा यहाँ, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल। तो ये आ गया हमारे पास NW बराबर वही वायु में C प्रकाश की चाल, और यहां जाएगा VW। अब ये वैल्यू यदि हम इसके अंदर पुट करें, हमें तो निकालना है NGW, तो इसको लाना है चाल की फॉर्म में, तो क्या जाएगा यहां से हमारे पास, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, तो देखें NGW बराबर कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर Ng बटे NW। Ng का मान मेरे पास है C/Vg बटे NW का मान क्या है अपने पास, C/VW। ये हमने यहां से मान उठाकर Ng और NW का मान इसके अंदर रख दिया, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है NGW बराबर C/Vg मल्टीप्लाई, ये VW पर चल जाएगा, VW/C, और C से C कैंसिल, तो हमें जो प्राप्त हो गया वो आ गया हमारे पास NGW दिस इज इक्वल टू VW/Vg। मतलब अगर चाल की फॉर्म में चलें तो पहले
जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है उसकी चाल ऊपर आएगी, और जिसका निकाला जाता है, जिसका जैसे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष निकाल रहे हो तो माध्यम 1 की चाल ऊपर आएगी, माध्यम 2 की चाल नीचे आएगी, उससे विपरीत रहेगा अपवर्तनांक से ये। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर देखें, अर्थात N21 बराबर माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये आ गया मेरे पास N21 बराबर, तो यहां किसकी चाल आएगी एक बाद में, तो यहां क्या आएगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यहां पर हम गौर करें, अपवर्तनांक निकलता था तो N21 है तो N2 दूसरा माध्यम ऊपर आता था, पहला माध्यम नीचे आता था अपवर्तनांक में, लेकिन चाल में क्या होगा, बाद वाला जो लिखा हुआ ऊपर आएगा और जो पहले है वो नीचे आएगा, मतलब अपवर्तनांक से चाल उल्टी रहेगी इसकी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं N21 बराबर V1/V2। तो इनसे एक फॉर्मूला हमारे पास डिफाइन होता है, क्या होता है कि N21 बराबर N2/N1 बराबर V1/V2 बराबर यहां जाएगा, इसलिए N21 बराबर होता है हमारे पास N2/N1, जबकि अगर चाल की बात करें तो ये हो जाएगी V1/V2। स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि N21 दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक N2/N1, वही दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा चाल की फॉर्म में V1/V2, मतलब माध्यम 1 में चाल बटे माध्यम 2 में चाल, और इसको लैम्डा की फॉर्म में लिखे तरंग दैर्ध्य में, वो भी क्या होगी λ1/λ2, क्योंकि V बराबर n लैम्डा होता है। ये फॉर्मूला हमारे आगे जाके काम आएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास डिफाइन होता है इससे। ये मैंने टोटल डिटेल में दे दिया, इतना बुक्स में भी नहीं है। ठीक है, इसके आगे अपन नोट लगा के इसमें भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नोट में, वही सापेक्ष अपवर्तनांक में माध्यम 1, सापेक्ष अपवर्तनांक में माध्यम 1 वायु या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम होता है, मतलब वायु या निर्वात नहीं होगा, वो कोई और माध्यम होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं नोट लगाकर, इसमें भी जैसे हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक में लिखा था नोट में, वैसे इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि वहां पर पहला माध्यम वायु या निर्वात ही होगा, जबकि यहां वायु या निर्वात नहीं होगा। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक में माध्यम 1, सापेक्ष अपवर्तनांक में माध्यम 1 वायु या निर्वात के अलावा, सापेक्ष अपवर्तनांक में माध्यम 1 वायु या निर्वात के अलावा, वायु या निर्वात के अलावा, वायु या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम होता है, अन्य माध्यम होता है। तो पहली डेफिनेशन हमने अभी ली थी, एक तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में हमने देखा कि पहला जो माध्यम है प्रकाश किरण तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, और दोनों माध्यमों का जो अनुपात है, उन दोनों माध्यमों का जो अनुपात है वही अपवर्तनांक कहलाता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में केवल इतना सा अंतर है कि जो पहला माध्यम जहां से प्रकाश किरण चलेगी, जो पहला माध्यम होगा वो वायु या निर्वात होगी,
तो उस माध्यम से प्रकाश किरण किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करेगी। ये तो था निरपेक्ष में। सापेक्ष में क्या होता है कि पहला जो माध्यम वायु या निर्वात था निरपेक्ष में, यहाँ वायु पहला माध्यम वायु या निर्वात नहीं होगा, उसके अलावा कोई अन्य माध्यम होगा और उससे प्रकाश किरण चलकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है। इन दोनों में यही मेजर डिफरेंस है। थोड़ा सा देख लो इसको, फिर अगला टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अपवर्तनांक नोट में लिखते हैं अपन, इसका भी नोट लिख लेते हैं। ये नोट हो गया। अब देखो ये सापेक्ष अपवर्तनांक का नोट हमने लिख लिया है। अब देखें हम अगला टॉपिक। जो अपवर्तनांक है वो दो राशियों का अनुपात है। अतः जब दो राशियों का अनुपात होगा तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, और मात्रक नहीं होगा तो इसकी कोई विमा भी नहीं होगी, और ये एक अदिश राशि है। तो नेक्स्ट नोट लिखते हैं। तो सापेक्ष कंप्लीट हम लिखते हैं। अब फिर नोट लगाते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपवर्तनांक, ये मेन अपवर्तनांक के लिए लिख रहे हैं। अब अपन सापेक्ष और निरपेक्ष इसमें आते हैं। अपवर्तनांक अपवर्तनांक दो राशियों का अनुपात है। दो राशियों का अनुपात दो राशियों का अनुपात है। जब ये दो राशियों का अनुपात होगा तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, अतः ये एक मात्रकहीन, अतः यह एक मात्रकहीन एवं विमाहीन अदिश राशि है। अदिश राशि सदिश अपन पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये सब आप जानते हो कि अदिश राशियां कौन सी होती है और सदिश राशियां कौन सी होती है। तो देखें ये हो गया अपने पास कि ये दो राशियों का अनुपात है, इस वजह से इसका कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं आएगी। और कौन सी राशि है? अदिश राशि। नोट में ये फर्स्ट नोट अपना था अलग से, अब सेकंड नोट लेते हैं अपन इसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो हमें ध्यान रखने हैं। दूसरा नोट लेते हैं। यदि n/1 यदि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, यदि n/1 माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक एक से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा भाई? माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है उसका मान क्या हो? 1 से बड़ा हो। तो जो स्मॉल r है, जो अपवर्तन कोण का मान है, वो आपतन कोण से क्या होगा? छोटा होगा। जब आप इस स्थिति में क्या होगा? अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। हो तो r इज लेस देन I, मतलब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होगा। तो आगे हम लिख सकते हैं इस स्थिति में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। झुकती है।
किसमें? यदि n/1 इज ग्रेटर देन 1 हो तो इस स्थिति में, मतलब ये कंडीशन हो गई कि जैसे किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। फिर यदि इसका उल्टा कर दें, यदि n/1 इज लेस देन 1 हो तो, मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपूर्णांक 1 से क्या हो? कम हो तो क्या हो जाएगा? r इज ग्रेटर देन i, मतलब अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा किससे? आपतन कोण से। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? इस स्थिति में अपवर्तित किरण, इस स्थिति में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है, मतलब ये हो गया सघन से विरल में, मतलब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। इसमें कहां से? विरल से सघन में जा रही है। इसमें तो विरल से, पहले वाले में n/1 इज ग्रेटर देन 1 हो तो विरल से सघन में प्रवेश हो रहा है, और यदि n/1 इज लेस देन 1 हो तो क्या हो जाएगा? सघन से विरल में प्रवेश हो रहा है। देखो ऐसे, चूंकि अपन जानते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्यों समझ ले अपन, चूंकि n/1 is greater than 1, n/1 is greater than 1, तो ये आ जाएगा अपने पास n/1 मतलब n2 अपॉन n1, तो ये आ गया इज ग्रेटर देन 1, तो ये आ गया n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब जो दूसरा माध्यम है उसका अपवर्तनांक ज्यादा है किससे? पहले माध्यम से। तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है किससे? पहले माध्यम से। तो क्या हो गया? प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। जब ऊपर वाला अपवर्तनांक कम है और दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो किसका? तो विरल से सघन में जा रही है। ऐसे दूसरे को देखें, n/1 इज लेस देन 1, तो वही n/1 होता है n2 अपॉन n1 इज लेस देन 1, तो ये हो गया हमारे पास n2 वज्र गुणा कर दिया, n2 लेस देन n1, मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक ज्यादा, ये ज्यादा है और ये ज्यादा है, तो ये कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। और किसमें जा रही है? विरल माध्यम। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। यहाँ पर माध्यम है ज्यादा होगा फर्स्ट माध्यम का, और यहाँ पर क्या होगा? जो ज्यादा है सेकंड माध्यम का। तो देख ले आप, वही कंडीशन हो गई। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये कंडीशन थी, नोट की, इनको लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझना था अपन को। अब देखें आगे क्वेश्चन, हम लिख लें। क्वेश्चन आ जाए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो किस किस के ऊपर निर्भर करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। माध्यम की प्रकृति क्या होगी उसके ऊपर निर्भर करेगा, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा, या तो प्रकाश का रंग बोल दो या तरंग दैर्ध्य बोल दो, बात एक ही, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा या माध्यम के ताप पर निर्भर करेगा। ये भी कितनी बार पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं अपन, क्वेश्चन लगा के या डायरेक्ट हेडिंग लगा लो कि माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक की निर्भरता, यह क्वेश्चन में लिख लें। प्रश्न लिख लेते हैं अपन, ये प्रश्न में लिखेंगे किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक
किन किन बातों पर निर्भर किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है हमारे पास, आंसर आ जाएगा, क्या है आंसर हमारे पास, एक तो माध्यम की प्रकृति, पहला हम लिख सकते हैं किस पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। दूसरा, तरंग घेरे पर या प्रकाश के रंग, दूसरा है प्रकाश के रंग अर्थात तरंग घेरे पर, अर्थात तरंग घेरे पर। और तीसरा जो है ताप, जो है माध्यम के ताप पर, माध्यम के ताप पर। तो क्वेश्चन था हमारा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक, पहला माध्यम की प्रकृति क्या होगी उसके ऊपर निर्भर करेगा, उसके तरंग घेरे पर निर्भर करेगा और माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, हमारी बुक का ही न्यूमेरिकल है, हमारी बुक का एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल 11.9 है हमारी बुक का, अगर गौर करें तुम देखोगे तो 11.9 पे निकलेगा न्यूमेरिकल जो है। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये सापेक्ष अपवर्तनांक से संबंधित न्यूमेरिकल है। तो देखें कोई भी क्वेश्चन जो था ये, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर 11.9 में, जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है और पूछता है वो कि प्रकाश किरण कांच से जल के अंदर जाती है तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो जल तथा कांच, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, जल तथा कांच का अपवर्तनांक, जल तथा कांच का अपवर्तनांक, जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले जल का फिर बाद में कांच का, क्रमशः 4/3, क्रमशः 4/3 व 3/2 व 3/2 है। ये हमें क्या दे रखा है, जल तथा कांच के अपवर्तनांक का मान दे रखा है। और किसका पूछ रहा है, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसका पूछ रहा है, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल की जगह वो तुमसे कांच का भी पूछ सकता है, ज्ञात कीजिए, केवल हमें मेथड आना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, वो कोई फिक्स नहीं है, ये पूछे जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यह हमें जल का अपवर्तनांक दे रखा है, सॉरी जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन डाल दी उसने, प्रकाश किरण कहां से जल में गमन कर रही है। आगे कंडीशन दे दी, यदि प्रकाश किरण कहां से, कांच से, कहां से, कांच से जल में प्रवेश, प्रकाश किरण कांच से जल में प्रवेश कर रही है या गमन करती है, कुछ भी लिख लो, कांच से जल में प्रवेश करती है। अब प्रवेश नहीं तो गमन कर दो, बात एक ही है, गमन
करती है। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश किरण कांच से जल में गमन करती है। हमें जल तथा कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, किसका दे रखा है, गिवन। ये सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। जल का अपवर्तनांक, जल मतलब एन जी, जल का अपवर्तनांक, ये सॉल्यूशन में पहले हमने लिख लिया, जल का अपवर्तनांक पहले लिख रहे हैं हम, जल का अपवर्तनांक मतलब इसको एन जी, कितना ये जल, सॉरी जल का लिखा है तो एन डब्ल्यू, कितना है एन डब्ल्यू का मान, ये हमारे पास से जल का पहला वाला है 4/3। फिर दूसरा क्या है, कांच का अपवर्तनांक, ये कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक हो गया हमारे पास, कितना है एन जी, जी फॉर ग्लास, डब्ल्यू फॉर वाटर, तो ऊपर वाला तो हो गया वाटर का अपवर्तनांक और नीचे आ गया ग्लास का अपवर्तनांक, ये है हमारे पास 3/2। कंडीशन डाली गई है हमारे पास, प्रकाश किरण कांच से जल में गमन करती है। जैसे अगर छोटा सा डायग्राम हम देखें यहाँ पर बनाकर, जिससे में स्पष्ट हो जाए कि क्या स्पष्ट कर रखा है कि ये प्रकाश किरण है, ये जल है, क्या ये जल, ये कांच है, ऊपर जो है ये कांच और ये जल, कांच, ग्लास और ये वाटर, इसमें प्रवेश करती है। प्रकाश किरण कांच से जल में आ रही है, तो इसके लिए पूछ रहा है ये प्रकाश किरण किससे, इसके अंदर प्रवेश कर रही है, कहां से, कांच से जल में। कहां से जाती प्रकाश किरण, पहला माध्यम हमारे पास कौन सा है, देख लो, कांच से जल में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ बोल रहा है यदि प्रकाश किरण कांच से जल में गमन करती है, कांच से जल के अंदर, कांच से जल में जा रही है, तो पहला माध्यम कांच हुआ, दूसरा माध्यम जल हुआ। अब यह पूछ रहा है हमारे पास कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, किसका पूछा, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो जल का निकालना है, जल का निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, कांच के सापेक्ष निकालना है, क्योंकि कांच और जल ही हमारे पास है, तो किसका स्पष्ट दिया उसने जल का अपवर्तनांक निकालना है। बस यहाँ समझने वाली बात ये देखिए, गौर करें, जल का क्वेश्चन लिखा है, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल का अपवर्तनांक निकालना है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, कांच है, तो किसके सापेक्ष निकालना है, कांच के सापेक्ष, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो यहां लिख देंगे हम जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो देखें, तो जल मतलब एन, किसका निकालना है, जल का कांच के सापेक्ष, तो एन जी डब्ल्यू, एन जी जो पहले जिसका निकाला जाएगा वो पहले आएगा, जिसके सापेक्ष निकालेंगे वो बाद में आएगा, तो ये आ गया एन जी डब्ल्यू, एन जी डब्ल्यू मतलब किसका, किसके सापेक्ष, सॉरी जल का, सॉरी जल का कांच के सापेक्ष, तो जल का निकाले तो डब्ल्यू पहले आएगा और किसके, कांच के सापेक्ष तो बाद में आएगा, तो एन जी डब्ल्यू, तो पहले क्या आएगा, डब्ल्यू, एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, वही इसी प्रकार से जैसे n21 बराबर क्या होता है, n2 अपॉन n1, तो यहाँ क्या जाएगा, w पहले तो एन डब्ल्यू बटे एन जी, बस यहाँ पर ये चेक करना है अपन को कि कौन सा पहले है, किसका निकालना है, तो जल का कांच के सापेक्ष, तो जल पहले और कांच बाद में। अब तो अपन को क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख दो, तो ये रखिए अपन ने वैल्यू इसके अंदर, एन डब्ल्यू का मान 4/3 और एन जी का मान 3/2, तो देखें कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है, एन डब्ल्यू जी बराबर
4/3 मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2/3, तो ये आ गया NWG बराबर 8/9। ये हमारा आंसर होगा। इसको अब आप बुक के अंदर चेक कर लेना कि क्या आंसर आ रहा है। 8/9 आंसर निकलेगा। ये हमने इसको क्लियर रूप में देख लिया है। और हम जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी देख सकते हैं हम कि जैसे पानी का अपूर्णांक है, हम जानते हैं पानी का अपूर्णांक 1.33 होता है, लेकिन होता कैसे? ये पानी का अपूर्णांक हम जानते हैं कि 1.33 होता है, कैसे होता है उसको भी निकाल सकते हैं हम। ऐसे कांच का अपूर्णांक एक लगभग 1.5 होता है, तो 1.5 कैसे होता है? डायरेक्ट डाटा तो हम याद रख लेंगे, लेकिन उसको अगर भूल भी जाए तो वो डाटा भी हम निकाल सकते हैं। तो वो सब इन्हीं से निकलता है जो कि अपन ने निरपेक्ष अपूर्णांक और सापेक्ष अपूर्णांक पढ़ा। इसी के अकॉर्डिंग तो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि पानी का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। जैसे कोई हमसे पूछ ले कि पानी का अपूर्णांक क्या होगा? पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है हमें कि कितना होगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, केवल इतना सा होगा। हम जानते तो ये पानी का अपूर्णांक 1.33 होता है, लेकिन कैसे होता है उसको अपन फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो ये बुक्स में नहीं है, ये मैं ही तुम्हें बता रहा हूँ जो अपन ने सापेक्ष और निरपेक्ष अपूर्णांक पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करके दे रहे हैं। हमें आंसर तो पता है इसे 1.33 आएगा, लेकिन कैसे होता है। तो देखें पानी का अपूर्णांक, तो पानी का अपूर्णांक निकाल रहे हैं अपन, तो देखें कितना होगा ये सॉल्यूशन। पानी का अपवर्तनांक, बराबर, जब अपवर्तनांक निकालना है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलो या अपवर्तनांक बोलो, बात एक ही है। तो अपवर्तनांक का मतलब क्या हो गया कि वायु में प्रकाश की चाल बटे, वायु में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। तो ये हो गया हमारे पास वायु में प्रकाश की चाल, यह सापेक्ष नहीं है इस वजह से ऊपर वायु या निर्वाती आता है। वायु में प्रकाश की चाल बटे किसका निकाल रहे हैं हम? पानी का। तो पानी में प्रकाश की चाल, ये डाटा हमें पता होना चाहिए। देखें अपवर्तनांक निकाल रहे हैं NW, तो वायु में प्रकाश की चाल, ये हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर C, और ये जो होती है ये इसको लिख सकते हैं अपन V वाटर W आने में। तो देखें C/VW, तो देखें वायु में जो प्रकाश की चाल होती है अपन जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको किलोमीटर में लें, अगर इसको किस में ले ले अपन, मीटर को किलोमीटर में ले ले, तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 × 10⁸, मतलब ये आ गया हमारे पास 3 लाख, 2 3 4 5, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ था, उसको चेंज कर लिया मैंने, मतलब किलोमीटर में बदला तो 1000 का भाग लगा दिया, तो केवल 5 जीरो ही बचेंगी। और इधर आता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया हमारे पास 3030 चले गए, तो इसको लिख सकते हैं अपन
2,25,000, ये तो हो गया तुम्हारे पास 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, सी का मान। और ये होता है पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। यूनिट से यूनिट कैंसिल, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल। ये डाटा याद नहीं रहे तो याद रख लेना, काम आते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 300/225, इसको काट दो, 25 से कट जाएगा, ये कितनी बार कट रहा है, 25 से ये कैंसिल होगा 12 बार, और ये 25 से 9 बार, ये फिर 3 से 4 बार, 3 से 3 बार, मतलब NW हमारे पास आ गया 4/3, और 4/3 जो होता है वो कितना होता है 1.33, और हम जानते हैं कि जो पानी का अपवर्तनांक है 1.33 प्राप्त होता है, हमने इसको सोल्व करके भी देख लिया। ऐसे दूसरा क्वेश्चन और लेने, पानी है तो कांच का भी ले लें, जैसे अभी कांच की बात करें, बार बार ये दोनों चीजें काम आती है, पानी का और कांच का अपवर्तनांक, ये मेजर याद होना चाहिए। तो देखें, अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं कांच का अपवर्तनांक। तो देख लो दूसरा क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वही हम सॉल्यूशन में लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर वही वायु में प्रकाश की चाल, जिसको हम C से लिखते हैं, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले पानी था अब क्या आ गया कांच, कांच के साथ निकाले तो कांच में प्रकाश की चाल, मतलब ये आ गया, किसे लिखोगे इसको VG क्लास में। तो देखें ये आ गया हमारे पास, इस डेरिवेशन को यदि हम सोल्व करते हैं तो ये आ गया NG बराबर वही वायु प्रकाश की चाल, तो वही होगी हमारे पास 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल होती है लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये 5 0 से 5 0 कैंसिल, और NG बराबर आ गया हमारे पास 3/2, तो ये आ गया NG बराबर 1.5, ये कांच के लिए अपवर्तनांक। तो ये हमने पानी का अपवर्तनांक भी देखा कि 1.33 कैसे निकलता है, कांच का भी देखा कि 1.5 कैसे आता है। ये अपवर्तनांक के टॉपिक थे जो हमने देखे थे, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वजह से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें ध्यान से देखना है। मैंने टोटल डिटेल में बता दिया ये कि इसमें कहीं कोई टॉपिक छूटने वाली बात नहीं, टोटल डिटेल के अंदर है, जबकि बुक्स में इतना दिया हुआ नहीं है, फिर भी मैंने क्लियर इसको कर दिया है। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, कल हम न्यू टॉपिक लेंगे, अपवर्तन का क्या कारण है, अपवर्तन क्यों होता है, उसके रीजन को भी हम लिखेंगे, उसके बाद फिर उसके अनुप्रयोग वगैरह आप देखेंगे। तो थैंक्स।